गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुषाण शासक कनिष्क के पश्चात कला की उन दो शैलियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे जिसे कुषाण काल में ही प्रस्फुटित एवं पल्लवित होने का श्रेय जाता है। ये कला शैली में दो कला शैलियां थी, एक गांधार कला यानी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। चूंकि कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया और महायान संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। महायान संप्रदाय के प्रादुर्भाव के कारण बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ और गांधार क्षेत्र में विकसित वह कला जिसमें बुद्ध और बोधिसत्वों का निर्माण हुआ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुषाण काल में गांधार और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में एक मूर्ति कला या मूर्ति कला की एक शैली गांधार शैली के नाम से विकसित हुई। इसका निर्माण वस्तुतः यूनानी कलाकारों के द्वारा किया गया और वे अपनी ही शैली में इनका निर्माण करने लगे। यही वजह है कि इसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जाना जाता है। पुनः इनका निर्माण अगर हम देखते हैं जो कि यूनानी शैली में था, लेकिन विषय वस्तु मुख्य रूप से बुद्ध और बोधिसत्व थे, इसीलिए इन्हें इंडो ग्रीक भी कहा गया कि भारतीय विषय वस्तु को लिया गया। अब निर्माण करता थे, बनाने वाले थे ग्रीक थे, इसलिए इंडो ग्रीक भी आर्ट कहा गया। और ग्रीको बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां अधिकांश रूप से बनाई गई, इसीलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट कहा गया क्योंकि बनाने वाले वही यूनानी कलाकार थे। क्योंकि मूर्तियों का निर्माण यूरोपीय शैली पर पड़ा, अतः यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट रूप से झलक में आता है। यही वजह है कि इसे ग्रीको बुद्धिस्ट कहा गया। इस कला के द्वारा जो जिन जिन मूर्तियों का निर्माण किया गया वह कौन से क्षेत्र थे, अगर इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं मूर्तियां तक्षशिला जो गांधार प्रदेश की राजधानी थी, उसके समीपवर्ती क्षेत्र थे। जमालगढ़ी से मिले इस कला की मूर्तियां, सहरे बहलोल से मिली हैं, तख्ते बही से मिले हैं और बमियान से भी मिले। बमियान के किसी जमाने में बमियान के पत्थरों को तराश कर, चट्टानों को तराश कर बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ धर्मांध संकीर्ण विचारों वाले मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा उस मूर्ति को तोप से उड़ा दिया गया था। चलिए हम विषय से विषयांतरित न होंगे और अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो गांधार शैली की जो मूर्तियां थी वह गांधार प्रदेश और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, इसकी विषय वस्तु बुद्ध और बोधिसत्व थे और इसके निर्माण करने वाले यूनानी कलाकार थे, हेलेनिस्टिक कलाकार थे।
अब इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से प्रमुख मूर्तियां हैं गांधार के जो आज भी दर्शनीय हैं। इन मूर्तियों में हम पाते हैं कि कुबेर एवं हारिती की मूर्ति, कुबेर एवं हारिती की मूर्ति मैं पुनः उन तथ्यों पर आता हूं कि जिसकी ये मूर्तियां बनी थी, कौन सा पत्थर प्रयोग किया गया था इस मूर्तियों का निर्माण में। इस मूर्तियों के निर्माण में काले, भूरे और स्लेटी रंग के पत्थरों को प्रयोग में लाया गया, उन्हें ही तराश करके इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। लेकिन इनके साथ साथ चूने और चूने मसालों, जो बारीक कर दिए गए चूने और चूने मसाले, इनका भी प्रयोग करके कुछ मूर्तियां बनाई गई। यहां तक कि मृण मूर्तियां, टेराकोटा की भी मूर्तियां बनाई गई, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। अब पुनः हम आते हैं जो कौन कौन से प्रमुख मूर्तियां हैं जो गांधार शैली में निर्मित की गई और आज भी ये दर्शनीय है। इनमें थे कुबेर और हारिती की मूर्ति। कुबेर और हारिती की मूर्ति संयुक्त मूर्ति है जो शहर बहलोल से पाई गई थी। इसी प्रकार बुद्ध के ध्यान मग्न यानी समाधि की मुद्रा में जो मूर्ति पाई गई, समाधि मूर्ति जो है इंद्रशैल गुफा से पाई गई है। एक और मूर्ति है जो लाहौर संग्रहालय में है, वह है सिंहासनस्थ में खड़गधारी कुबेर की मूर्ति। यह लाहौर संग्रहालय में है, लेकिन सबसे मशहूर मूर्ति जिसकी संज्ञा जिस बुद्ध की मूर्ति गांधार शैली में निर्मित की गई, वो न हिंदुस्तान में न होकर के, पाकिस्तान में न होकर के, बल्कि बर्लिन संग्रहालय में है और यह शांत और ध्यानमग्न मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति है। इस कला के अंतर्गत में कलाकारों ने ईरानी, यूनानी, रोमन, ये तमाम क्षेत्रों के प्रभाव को प्रदर्शित किया है। लेकिन इन प्रभावों के बावजूद तमाम चीजें भारतीय अभिप्राय को, भारतीय कला को मुख्य रूप से केंद्र में विषय वस्तु के रूप में रखा। भले ही उनका प्रभाव झलक रहा, लेकिन विषय वस्तु भारतीय ही रहा था। जैसे ईरानी प्रभाव की अगर हम देखते हैं तो कुछ चीजें मिले हैं, जाडियाल के अग्नि मंदिर, हंगुलास की देवी की मूर्ति, अनाहिता की मृण मूर्तियां, ये सब ईरानी प्रभाव को दिखाते हैं। और अनाहिता की मूर्तियों के शीर्ष भागों में मुकुट का प्रदर्शन किया गया है, वह सितारों से जड़ित है। लेकिन इस कला में जो भी मूर्तियां बनी उसकी आत्मा भारतीय थी। रूप भले ही ये विदेशी थे, इसकी आत्मा भारतीय थी। और विशेष रूप से बुद्ध और बोधिसत्व की जो मूर्तियां बनी, यह बिल्कुल देखने में हिष्ट पुष्ट, लेकिन भारतीय देवता, भारतीय महापुरुष की मूर्ति बनाई गई थी। इस शैली में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मानव आकृति को बुद्ध के रूप में, जो मानव आकृति है, उसकी पूजा की जाने लगी। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इसके पहले बुद्ध की मानव आकृति की पूजा नहीं होती थी। उन्हें बोधि वृक्ष से, रिक्त सिंहासन से, रिक्त चरण सिंहासन के साथ चरण पादुकाओं से पूजा के रूप में प्रयोग किया जाता था।
तो अब क्या बुद्ध की मूर्ति बनने लगी और गांधारशाला में बनी हुई मूर्तियां अब पूजी जाने लगी, इसलिए इसे प्रचार और प्रसार में फायदा हुआ और बुद्ध की मूर्ति का निर्माण एक बड़े पैमाने पर होने लगा। लेकिन इस कला के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो की तरह नजर आते हैं, यानी कि बहुत सुंदर गोल चेहरा, काफी खूबसूरत नजर आते हैं, जो आर्यन परिष्कृत के रूप में नजर आते हैं। यही वजह है कि ईरानी कलाकार इस शैली की जब मूर्तियां बनाए तो उन्होंने अपने प्रभाव को ही झलकाया, यूनानी प्रभाव को ही झलकाया, भले ही वो भारतीय देवता बुद्ध की मूर्ति बना रहे हैं। फलस्वरूप भारतीय अभिप्राय का संबंध बुद्ध की मूर्ति को उन्होंने यूनानी आदर्श पर ही बना लिया था, यूनानी आदर्श पर ही खड़ा कर दिया था। अगर इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं तो हम पाते हैं गांधार शैली में बनी मानव मूर्तियां का जो अंकन है वह यथार्थ पर आधारित, यथार्थ अंकन है। मांसपेशियों के उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं और मुद्रा पूर्ण रूपेण भारतीय झलकती रहती है। सभी मूर्तियों के हाथ पांव, मांसपेशियों और अंगुलियों ग्रीक कला की बनस्पत भारतीय ज्यादा नजर आती हैं। चेहरा भले ही इनका यूरोपीय हो, लेकिन बाकी जो अंग प्रत्यंग है वो भारतीय भावपूर्ण से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं। आगे हम देखते हैं कि आंखों में भारतीयता और बाकापन है, इनके कटाक्ष हैं, पलक अड़िल है यानी कुब्बेदार हैं, बाहें नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाते हैं और ऐसा परिलक्षित करते हैं कि जैसे ये पूर्ण रूपेण भारतीय शैली ही है। जो इस तरह के जो अंग प्रत्यंग का जो अंकन होता है, ग्रीक आंखें बड़ी होती थी, उनमें कटाक्ष का अभाव होता था और पलकें छोटी होती थी, भौहें भी धसी होती थी, जबकि भारत के जो हम कला शैली पाते हैं, भारतीय जो अंकन होता है उसमें आंखों में भारतीयता स्पष्ट रूप से बाकापन है तथा इसमें कटाक्ष तथा पलक अड़िल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और भौहें नीचे से प्रारंभ होकर के ऊपर की ओर प्रतिलंबित होती हैं, जो पूर्णतः भारतीय। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन हमने थोड़ा सा किया है इसके प्रति। परिधानों के अंकन में भी हम देखते हैं कि परिधान भारतीय हैं, जो चादर ओढ़े हुए हैं, जो उत्तरीय ओढ़े हुए हैं, मोटे वस्त्र होने के बावजूद भी सलवटें हैं और सलवटे का अंकन यहां दृष्टिगोचर होता है, सूक्ष्म अंकन होता है। शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो छीलकटी है, पृथुल नितंब है, अजानु बाहु और पैर हैं और पैरों और हाथों की भंगिमा पूर्ण रूपेण भारतीय है। उनकी वस्त्रों के सलवटों से ही नहीं बल्कि अगर संपूर्ण बाकी शरीर के हिस्सों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय हैं। स्थापत्य के दृष्टिकोण से बत्तेदार छाजन के वास्तु की अनुकृति ठीक उसी प्रकार की गई है जिस तरह अशोक काल में और सुंग कालीन के गुफाओं में देखने को मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जातक कथाओं का जो संयोजन है उसका अंकन यहाँ किया गया है, वो भारतीय है और इसको हम सांची के स्तूपों में देखते हैं और उसका हम पाते हैं कि सांची के अस्तित्व से ये मिलते जुलते हैं, यानी कि सांची के स्तूपों से इनको कहीं न कहीं प्रेरणा मिली होगी।
हाँ, बोधिसत्वों के मूर्तियां आभूषणों से श्रृंगार कर दी गई हैं। आभूषणों से इतना श्रृंगार कर दी है, इस तरह से अलंकृत कर दिया गया है कि यह बौद्ध भिक्षु के बदले में यूनानी राजा और यूनानी सामंत लगते हैं। जबकि हमारे यहाँ भारत में बौद्ध भिक्षु बिल्कुल सादे वस्त्रों में पाए जाते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे, अलंकरण से दूर रहते थे। मगर बौद्ध भिक्षुओं को भी, बोधिसत्व को भी इन्होंने अलंकृत कर यूनानी देवताओं की तरह साज श्रृंगार से विभूषित कर दिया है। गांधार कला के अंतर्गत प्रभामंडल, जो शीर्ष के पीछे वाला भाग होता है, गोल सा भाग, प्रभामंडल की रचना की गई है। लेकिन प्रभामंडल बिल्कुल सादा है। बुद्ध के पीछे जो प्रभामंडल दिखाया बादल सादा है। कालांतर में जब मथुरा कला का निर्माण हुआ, मथुरा कला की मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो वहां पर जो प्रभामंडल बना वह श्रृंगार या अलंकरण के साथ बना। उसके बाद गुप्त काल में भी जो सारनाथ कला बनी, वहां भी प्रभामंडल श्रृंगार के साथ बना। अब हम थोड़ी सी कुछ मूर्तियों को देखते हैं और गांधार कला को देखें, ताकि आपको एक अच्छा सा कंसेप्शन उभरे मन में कि ये मूर्तियां हम देखते हैं। ये बुद्ध की मूर्ति है और ये प्रभामंडल है। ये बुद्ध सलवटों का अंकन है। इसी प्रकार एक और बुद्ध की मूर्ति देखिए, ऐसा लग रहा है कि ग्रीक देवता अपोलो हैं। ये उसनीस है, शीर्ष के ऊपरी भाग, जो कि सिर के बालों को यहाँ पर बांधा जाता है, और इस उसनीस को हम यहाँ भी देख सकते हैं हैलो के साथ में। ये एक अंकन देखिए बुद्ध का, हालांकि ये चेहरा नष्ट कर दिया गया है संकीर्ण विचार के लोगों के द्वारा, लेकिन पूरा अंकन है एक नारी इनके चरणों में गिरी हुई है और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये कुछ प्रभाव हम देखते हैं। ये तस्वीर स्कारा ढेरी से पाई गई है। यहाँ बुद्ध को मूंछों के साथ दिखाया गया है और अंकन इस तरह से किया गया है। यहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है। महापरिनिर्वाण जब उन्होंने इस शरीर को त्याग कर दिया गया था, यानी कि ग्रेट डिपार्चर का अंकन हम देखते हैं। और यह तमाम चीज़ें तब से दिखाई गई जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा चुका था और बुद्ध की मूर्ति बनने लगी थी। यहाँ पर हम देखते हैं अंकन बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। ये भी भगवान बुद्ध को दिखलाया, प्रदर्शित किया गया है। एक और दृश्य का अंकन हम देखने को मिलता है। ये है हारीति की मूर्ति। हारीति की मूर्ति गांधार शैली बने गए। वस्त्रों का सलवटों का बारीकी से अंकन है और यहाँ तक कि माले गार्लैंड जो ग्रीक प्रभाव को दिखाता है, वह पूर्ण रूपेण यहाँ हमें देखने को दृष्टिगोचर होता है। तो इस प्रकार हमने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यानी कला की गांधार शैली के बारे में आज अध्ययन किया। अगले क्लास में हम लोग मथुरा शैली के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।